वेलकम एवरीवन इन द कौन बनेगा ब्यूरोक्रेट सीरीज के अंदर। सो दिस इज द मॉक टेस्ट सीरीज ऑफ द जनरल अवेयरनेस एंड आई होप सो अभी आपने लास्ट वाली टेस्ट सीरीज भी कर ली होगी। उसके अंदर हमने 25 क्वेश्चंस करे थे और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिली होंगी। सो दिस टेस्ट सीरीज इज ऑल अबाउट द 15 क्वेश्चन एंड फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल गेट द 10 सेकेंड। आई वुड सजेस्ट यू कि आपको जो भी टाइम मिल रहा है आप उसके अंदर क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जो भी अभी आपने अभी तक पढ़ लिया है, जो भी आप नॉलेज यूज करिए, ठीक है। या आप बोलिए कि जितना भी पढ़ लिया है तो उसके भी यहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के देखिए। आपको जैसे भी, सबका अपना अपना तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और नहीं आता तो मेरे साथ सॉल्यूशन देखिए, उधर से भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो ये मेरे आपको चैनल्स दिख जाएंगे, ये मेरे हैंडल्स हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। आप इधर कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपनी पर्सनल क्वेरीज मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने प्रेजेंट है। इस टेस्ट सीरीज को देखिए बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। सब कुछ एडिटिंग करनी पड़ती है और फिर आप सभी के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करके जाइए। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन गेम ऐप डेवलप्ड फॉर लर्निंग संस्कृत। इनमें से कौन सी ऑनलाइन गेम ऐप है जो कि संस्कृत लर्न करने के लिए बनाई गई है या संस्कृत सीखने के लिए बनाई गई है। ऑप्शन ए कहता है संस्कृत गुरु, ऑप्शन बी कहता है शास्त्रार्थ, ऑप्शन सी वेद वृद्धि या ऑप्शन डी देवनागरी क्वेस्ट। सो ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऑनलाइन गेम संस्कृत लर्न करने के लिए बनाई गई है। ऑप्शन ए है संस्कृत गुरु, ऑप्शन बी शास्त्रार्थ, ऑप्शन सी वेद वृद्धि या ऑप्शन डी देवनागरी क्वेस्ट। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अभी रिसेंटली एग्जाम्स में काफ़ी चल रहा है, काफ़ी आने के चांसेस हैं और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो चलिए, आई होप सो आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। So answer is option number B, that is Shastrarth. So the online game Shastrarth has been developed for learning the Sanskrit. ये जो शास्त्रार्थ है ये एक ऑनलाइन गेम ऐप है जो कि संस्कृत लर्न करने के लिए बनाई गई है। इसे किसने बनाया है? इट वॉज डेवलप्ड बाय द संस्कृत डिपार्टमेंट ऑफ द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इधर से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो संस्कृत ऐप शास्त्रार्थ बनाई है वो किसने बनाई है? तो आप बोल सकते हैं संस्कृत डिपार्टमेंट ऑफ द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इस ऐप को, ये जो ऐप है क्या है, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है टू प्रमोट द संस्कृत एज अ लैंग्वेज एंड प्रिजर्व इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। तो क्यों बनाई गई है, किसने बनाया है, कौन सी ऐप है, किस लिए बनाई गई है। आई होप सो आपने काफी कुछ चीजें इस क्वेश्चन से सीख ली होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने प्रेजेंट है। दैट हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। आई होप सो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो चलिए कोई नहीं, मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। सो इनमें से कौन सा जो है लास्ट मौर्यन रूलर है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसारा, ऑप्शन डी बिंदुसारा या ऑप्शन डी बृहद्रथ। इनमें से कौन सा लास्ट मौर्यन रूलर है, आपको बताना है। आई होप सो ये क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा दिक्कत करना नहीं होगा अगर आपको पता होगा। सो आई थिंक सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर हम आंसर देखते हैं तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज बृहद्रथ। ठीक है, मॉडर्न एम्पायर के अंदर लास्ट रूलर जो था वो बृहद्रथ थे और जिसको इस्टेब्लिश करा था, ये जो मॉडर्न डायनेस्टी जिन्होंने इस्टेब्लिश करी थी वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं इनके लिए। आपको कुछ डायनेस्टीज के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले इंडिया के अंदर जिस डायनेस्टी ने रूल करा था वो थी आपकी हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिंबिसारा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता चला होता तो बिंबिसारा तो होते ही नहीं, ठीक है। फिर बिंबिसारा वॉज किल्ड बाय हिज सन अजात शत्रु। तो नेक्स्ट जो रूलर बना था ही वॉज फॉलोड बाय द बिंबिसारा बिकॉज उनके बेटे ने ही उनका कत्ल कर दिया था। देन अजात शत्रु वॉज अगेन किल्ड बाय हिज सन। अजात शत्रु को किसने मारा? अजात शत्रु को उसके बेटे ने मार दिया था जो कि था उदयन। तो नेक्स्ट रूलर था उदयन। तो अगर लास्ट रूलर की बात करें तो वो था उदयन। किसका? हर्यंका डायनेस्टी का। तो देखिए जैसा करते हैं वैसा ही भोगते हैं। अजात शत्रु ने अपने बाप को मारा, उदयन ने अपने बाप को मारा। तो पहली थी हर्यंका डायनेस्टी। देन उसके बाद जब रूल करा वो थी आपकी शिशुनाग डायनेस्टी।
शिशुनाग डायनेस्टी के जो फर्स्ट या फाउंडर थे या रूलर थे वो थे आपके शिशुपाल। ये आप देख सकते हैं शिशुपाल या शिशुनाग, इन्होंने उदयन को किल किया था और फिर शिशुनाग डायनेस्टी ने रूल किया था। शिशुनाग के नेक्स्ट जो रूलर थे वाज फॉलोड बाय द काल अशोक। काल अशोक जिन्हें आप काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कभी कभी आपको दिखेगा कि काल अशोक को किस नाम से भी जाना जाता है, उन्हें काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है बिकॉज वो डार्क स्किन कलर के थे। देन जो नेक्स्ट डायनेस्टी थी वो थी आपकी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द महापद्मनंदा। महापद्मनंदा इनके 9 सन थे, तो इसलिए इन्हें नवनंदा भी कहा जाता है। महापद्मनंदा के 9 सन थे, इनको गिन के टोटल 10 हो जाते हैं। देन इनको जिन्होंने फॉलो करा था वो इन्हीं के बेटे थे, वन ऑफ हिज सन दैट इज धनानंद। तो धनानंद ने महापद्मनंदा को फॉलो करा था और नंदा डायनेस्टी पे रूल किया था। तो लास्ट रूलर की बात करें तो वो थे धनानंद। देन आपकी आई थी मौर्यन डायनेस्टी, तो आपकी 4th नंबर पे थी, ठीक है। तो मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर जो थे वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज फॉलोड बाय द बिंदुसारा। तो बिंदुसारा भी आपके लास्ट रूलर नहीं हो सकते बिकॉज वो सेकंड रूलर थे। देन 3rd नंबर पे थे अशोक। अशोक जो थे 3rd नंबर पे थे। देन जो लास्ट थे वो आपके बृहद्रथ। चलिए ये तो अभी हमने मौर्यन तक पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में क्या जाता है, तो अगर हम पोस्ट मौर्यन देखें यानी मौर्यास के बाद किन्होंने रूल करा था, वो सबसे पहले थे शुंगा डायनेस्टी। अब छोटी छोटी डायनेस्टीज ने कवर कर लिया था अपना एरिया, वो उधर रूल किया करती थी, ठीक है। तो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो पुष्यमित्र शुंगा थे, जिन्होंने बृहद्रथ को किल किया था। तो वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने शुंगा डायनेस्टी का फाउंड किया था। देन ही वॉज फॉलोड बाय हिज सन दैट इज अग्निमित्र। अग्निमित्र देन उन्हीं के सन ने उन्हें फॉलो किया था। नेक्स्ट देखे तो थी कान्वा डायनेस्टी। कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वसुदेव थे, और अगर लास्ट रूलर देखे तो वो थे सुश्रमन। देन नेक्स्ट रूलर था वो था, नेक्स्ट डायनेस्टी थी सतवाना डायनेस्टी। सतवाना डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो सिमुक थे, और जो लास्ट रूलर थे वो थे यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द सतवाना डायनेस्टी। आप ये चीजें नोट डाउन भी कर सकते हैं, काफी चीजें आपको रिवाइज करने में आसान होगी। देन देखिए सबसे बड़ी और जो सबसे फेमस जो थी मौर्य के बाद थी वो थी गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। देन ही वॉज फॉलोड बाय द समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को आप इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है इंडिया के अंदर। तो इंडियन नेपोलियन कैसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। देन ही वॉज फॉलोड बाय द चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे फाहिन। फाहिन जो कि चाइनीज रूलर थे, उन्होंने चंद्रगुप्त टू के टाइम पे विजिट करा था। याद रहे चंद्रगुप्त वन के टाइम पे नहीं करा था। देन चंद्रगुप्त टू वॉज फॉलोड बाय द कुमारगुप्त। कुमारगुप्त वो थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट की थी। आई थिंक ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपकी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज की थी कुमारगुप्ता ने। देन जो लास्ट रूलर की बात करें वो है आपके स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज लास्ट मॉडर्न रूलर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रेजेंट है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड नॉट रूल द दिल्ली सल्तनत। इनमें से कौन सी डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत पे रूल नहीं किया? इनमें से कौन सी डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत पे रूल नहीं किया? ऑप्शन ए है स्लेव डायनेस्टी, ऑप्शन बी है खिलजी डायनेस्टी, ऑप्शन सी है सैयद डायनेस्टी, या ऑप्शन डी दैट इज घोरी डायनेस्टी। आई थिंक ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, ठीक है, ये तो हर किसी को पता होगा इनमें से कौन सी डायनेस्टी ने रूल नहीं करा था। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। अगेन आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज घोरी डायनेस्टी। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आपकी 5 डायनेस्टी ने रूल किया था। तो पहली डायनेस्टी थी वो थी आपकी मामलुक डायनेस्टी, दैट इज स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। मामलुक डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो फाउंडर थे या को जिसने स्टैब्लिश करा था वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले मोहम्मद आई थिंक मोहम्मद गजनी जो हैं शायद उनके स्लेव थे, और फिर उनको एक स्टेट मिला था रूल करने के लिए, और उधर से उन्होंने स्लेव डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की थी। और फिर जो था फिर इल्तुतमिश
ने फॉलो किया था, फिर इल्तुतमिश के बाद उसकी डॉटर रजिया सुल्तान ने फॉलो किया था, एंड देन लास्ट रूलर की बात करें तो लास्ट रूलर था बालबन। अगर देखें तो इल्तुतमिश जो है फर्स्ट रूलर था जिसने कॉइन इशू करा था, दैट इज तनका एंड जीतल। तनका जो है वो आपके सिल्वर कॉइन एंड जीतल इज फॉर कॉपर कॉइन। बालबन जो था वो फर्स्ट ऐसा रूलर था जिसने कौन सा सिजदा एंड पाइबो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। सिजदा एंड पाइबो सिस्टम क्या होता है? सिजदा मीन्स अपने सरदार यानी अपने राजा के सामने सर झुका के सलाम करना, और पाइबोस मीन्स उसके पैर चूमना, ठीक है, फीट को चूमना। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज खलजी डायनेस्टी। आई खलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी काफी कुछ समझ में आ गया होगा। देन जलालुद्दीन खिलजी वॉज फॉलोड बाय हिज सन इन लॉ दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। देन बात करते हैं, देन थी हमारी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के अंदर जो फाउंडर थे वो थे गियाजुद्दीन तुगलक। गियाजुद्दीन तुगलक को जिन्होंने फॉलो करा था वो थे मोहम्मद तुगलक। एंड देन मोहम्मद तुगलक के बाद आए थे आपके फिरोज शाह तुगलक। देन सैयद डायनेस्टी की बात करें तो सैयद डायनेस्टी के अंदर एक जो फाउंडर थे इनको आप याद रखते हैं खिजर खान। बाकी जो रूलर थे एक्चुअली ये डायनेस्टी का टाइम पीरियड ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था, ज्यादा पावरफुल रूलर नहीं थे, तो सैयद डायनेस्टी का टाइम ज्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाया था। देन आपकी आई थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बहलुल लोधी, एंड देन ही वाज फॉलोड बाय द सिकंदर लोधी एंड देन इब्राहिम लोधी। ठीक है, ये आपके 5 डायनेस्टी थी। आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको काफी कुछ चीजें इस क्वेश्चन से सीखने को मिली होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने प्रेजेंट है, दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक कि प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया बिगेन इन डैश विद द इंसेप्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्लानिंग चल रही थी, 5 ईयर प्लानिंग जो स्टार्ट हुई थी, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो कब से स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 1958 से शुरू हुआ था 5 ईयर इकोनॉमिक प्लानिंग की स्टार्टिंग। ऑप्शन नंबर बी कहता है 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1951 या ऑप्शन नंबर डी 1956। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा उन्होंने 5 ईयर प्लान 12 5 ईयर प्लान वहाँ पे पढ़े होंगे और उनके टाइम पीरियड उन्होंने देखे होंगे। तो ये तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूछा था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1951। तो चलिए आप सभी के सामने आंसर प्रेजेंट है, तो आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, दैट इज 1951। अगर मैं 12 5 ईयर प्लान की बात करूं तो शॉर्ट के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान है जो वो चला था 1951 से 56 तक, और ये जो मॉडल था ये हैरड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, देन सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से 61 के बीच में चला था वो था पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था। देन थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो 1961 से 66 तक था, और थर्ड 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना भी कहा जाता है। देन थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आपकी प्लान हॉलीडेज आ गई थी 3 साल के लिए, दैट इज 1966 से 69 तक। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था और साइनो इंडो वॉर भी चल रहा था, जिसकी वजह से जो थर्ड 5 ईयर प्लान था जिसको गडगिल योजना भी कहा जाता है वो फेल हो गया था। देन देखिए फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था वो आपका 1969 यानी 1969 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके अंदर क्या था? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था। कितने? 14 जो मेजर बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड की ये बात है। और इसी वक्त फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर एक मेन पॉइंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इसी वक्त स्टार्ट हुआ था। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान के आप याद रख सकते हैं इसमें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था और ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। देन फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे चले तो इसके अंदर आपके कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, कुछ आपकी स्कीम स्टार्ट हुई थी, दैट इज गरीबी हटाओ प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम एंड नेशनल इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम भी आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। देन आपका 1978 से 1990 तक आपका रोलिंग प्लान आया था, क्योंकि इसके अंदर 1980 के अंदर क्या था, कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया था 5 ईयर प्लान को। फिर सिक्स और सेवंथ 5 ईयर प्लान के अंदर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कि आपको बताने लायक हो। फिर उसके बाद सिक्स और सेवंथ प्लान के बाद आपकी एनुअल प्लान आया था। एनुअल प्लान यानी 1990 से 91 तक और 91 से 92 तक।
तो 2 साल का एनुअल प्लान आया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्लान हॉलीडेज कब आया था, थर्ड 5 ईयर प्लान यानी 1966 के बाद, और एनुअल प्लान कब आया था, सेवंथ 5 ईयर प्लान के बाद 1990 से 1992 तक। देन आपका 8 5 ईयर प्लान। हेलो हेलो, हाँ पापा। पप्पू मेरे दूसरा नंबर का चार्ज खत्म हो गया क्या? दूसरा खत्म हो गया? अब कौन सा? एयरटेल वाले का नहीं नहीं, है? वो नहीं है खत्म अभी। खत्म नहीं है, मैं फोन करके देखता हूँ तो अभी। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ पापा। हाँ बात तो हो रही है। हाँ तो चार्ज हो रखा है उसका, मैंने करा था। हाँ? अभी है उसके अंदर ही चार्ज। ठीक है। ठीक है। देन देखते हैं 8 5 ईयर प्लान जो था, इस प्लान के अंदर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया को लॉन्च किया था। कब किया था? 8 5 ईयर प्लान के अंदर, जो कि 1992 से आया था। देन 9th 5 ईयर प्लान की बात करें तो 9th 5 ईयर प्लान की जो थीम थी, काफी बार क्वेश्चन बनता है कि ये जो थीम है दैट इज ग्रोथ विद सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ये जो थीम थी कौन से 5 ईयर प्लान में थी? तो आपको याद रखना 9th 5 ईयर प्लान के अंदर थी। इट वॉज लॉन्च इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 9th 5 ईयर प्लान के टाइम पे हमने 50 साल पूरे कर लिए थे अपनी आज़ादी के। देन 10th 5 ईयर प्लान के अंदर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देन 11th देखे तो 11th 5 ईयर प्लान की जो थीम थी वो थी रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो वो आपकी 11th 5 ईयर प्लान के अंदर थी और इसे सी रंगराजन जी ने प्रिपेयर किया था। 12th 5 ईयर प्लान देखे तो वो 2012-2017 में लास्ट था आपका 12th 5 ईयर प्लान। इसके बाद आपकी नीति आयोग की स्टेब्लिशमेंट हो गई थी। तो इसकी जो 12th 5 ईयर प्लान की जो थीम थी वो थी फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने, मैंने आपको शॉर्ट में काफी कुछ चीजें बता दी है। आई होप सो आपको ये समझ में आई होगी और काफी कुछ चीजें आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने प्रेजेंट है, दैट ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन विच इज नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान, इनमें से कौन सी साइट आपकी पाकिस्तान में लोकेटेड नहीं है? ऑप्शन ए है चान्हू दारो, ऑप्शन बी शोरतुगई, ऑप्शन सी बालाकोट या ऑप्शन डी कोट डीजी। इनमें से कौन सी साइट पाकिस्तान में सिचुएटेड नहीं है? चान्हू दारो, शोरतुगई, बालाकोट एंड कोट डीजी। अगर आपने लास्ट वाली टेस्ट सीरीज करी होती तो आपको इसका आंसर मिल गया होता। आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शोरतुगई। शोरतुगई कहाँ है आपका? शोरतुगई है आपका अफगानिस्तान के अंदर। तो चलिए थोड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखते हैं, वरना आपको और डिटेल में चाहिए हो तो आपको वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हमने डिटेल में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ये चालकोलिथिक पीरियड का टाइम है। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो फर्स्ट साइट का डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा का हुआ था, हड़प्पा साइट का, जो कि आपका रवि रिवर के पास है और इसे दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर किया था कब? 1921 के अंदर। ठीक है। ये एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आपका इंडस रिवर के आसपास का एरिया था जहाँ पे फर्स्ट सेटलमेंट हुई थी, तो इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर हड़प्पा जो है पहली साइट डिस्कवर हुई थी जो कि रवि रिवर के पास थी और इसे दयाराम साहनी जी ने 1921 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट जो मेजर साइट आपने देखी होगी वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इंडस रिवर के पास डिस्कवर हुई थी, इसे आर डी बनर्जी ने डिस्कवर किया था 1992 के अंदर। मोहनजोदारो आपकी मूवी भी है, उधर से आप काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। देन अगर इंपॉर्टेंट साइट्स की मैं बात करूं तो एक धोलावीरा जो कि गुजरात के अंदर है और एक लोथल, ये भी आपकी गुजरात में है। कालीबंगन जो कि आपकी राजस्थान में है। अलमगीरपुर जो कि यूपी में है। बानवली राजस्थान में है। दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। और
जो आपकी हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्होदारो, सुत्का-जेंडर, कोट डीजी, ये सब आपके पाकिस्तान में है। अगर आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होता तो चान्होदारो, कोट डीजी तो कैंसिल हो जाता, बचता बालाकोट एंड शोरतुगई। तो शोरतुगई कहाँ है आपका? अफगानिस्तान में। तो ऑब्वियसली शोरतुगई ही सही होता, बालाकोट तो होता ही नहीं। ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक आपकी डांसिंग गर्ल जो कि ब्रॉन्ज की थी, वो आपकी फाइंड हुई थी। और एक पशुपति सील विच वॉज सराउंडेड बाय द 4 एनिमल, और 4 एनिमल थे आपके बफेलो, टाइगर, राइनोसेरस एंड एलिफेंट। तो जरूरी नहीं हमें सब कुछ पता हो, अगर आपको इतनी साइट्स भी पता हो कौन सी कहाँ पे है, इनके बिहाफ पे भी आप क्वेश्चंस कर सकते थे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने प्रेजेंट है, दैट विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन डेक्कन लावा ट्रैक्ट इन इंडिया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इनमें से कौन सी जो सॉइल है आपकी डेक्कन लावा जो इंडिया के अंदर है उधर आपकी प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए है एल्यूवियल सॉइल, ऑप्शन बी है रेड सॉइल, ऑप्शन सी है ब्लैक सॉइल, या ऑप्शन डी लेटराइट सॉइल। इनमें से कौन सी सॉइल डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन लावा के आसपास मिलती है? ऑप्शन ए एल्यूवियल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल या लेटराइट सॉइल। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्लैक सॉइल। काफी जगह ये तो आपका सिक्स का कंसेप्ट है कि ब्लैक सॉइल जो है आपकी डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है, डेक्कन लावा ट्रैक्ट पे भी वही मिलेगी। तो अगर आपको नहीं पता, चलिए इसका थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं, क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। तो जो सॉइल की क्लासिफिकेशन है वो है आपकी कुछ इस तरीके से। सो पहले देखते हैं एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो है, इसे व्हीट, राइस, कॉटन, जूट, बार्ले, चिली, कॉफी, पोटैटो, इन सब के लिए जो है वो एल्यूवियल सॉइल यूज होती है। और सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज देखें तो एल्यूवियल सॉइल का ही है इंडिया के अंदर। एल्यूवियल सॉइल सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, 42%। अगर मैं बात करूं एल्यूवियल सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपको यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा, ब्रह्मपुत्र वैली जो कि असम में है, इधर आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी। देन करते हैं ब्लैक सॉइल की बात, जो कि 15% कॉन्स्टिट्यूट करती है। ये जो सॉइल होती है आपकी कॉटन के लिए बेस्ट होती है, दैट इज मलबरी कॉटन, तबाको, ठीक है, ऑयल सीड, सनफ्लावर, शुगर केन, ब्लैक सॉइल जो इन सब में यूज होती है। अगर ब्लैक सॉइल की बात करें, ब्लैक सॉइल के अंदर आपका आयरन, मैग्नीशियम, सिलिका, लाइम, पोटैश, ये सब आपका भरपूर मात्रा में होता है, काफी रिच होती है इसके अंदर। और अगर बात करें ब्लैक सॉइल कहाँ प्रेजेंट होती है, वो आपकी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु। तो आप देखेंगे ये एरिया आपका डेक्कन प्लेट्यू की साइड पे ही आता है, तो इसलिए ब्लैक सॉइल। अगर आपको इतना पता था तो भी आप कर लेते। देन बात करते हैं लेटराइट सॉइल, जो कि काफी एसिडिक होती है और 4.5% है। ये जो है एग्रीकल्चर के लिए तो सूट नहीं होती है, लेकिन कैश्यू और टेपियाको के लिए काफी अच्छी होती है। अगर बात करें कहाँ प्रेजेंट होगी, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, मेघालय और वेस्ट बंगाल। देन रेड सॉइल की बात करें, जो कि 25% कॉन्स्टिट्यूट करती है, यानी एल्यूवियल के बाद जो सबसे ज्यादा सॉइल है वो है रेड सॉइल, जो कि पल्सेस, तंबाकू, ज्वार, पोटैटोज, मिलेट और फ्रूट्स के लिए काफी अच्छी होती है। इसके अंदर आपको आयरन, फॉस्फेट जो है वो आपको किसमें देखने को मिलेगा? रेड सॉइल के अंदर, ब्लैक सॉइल में नहीं मिलेगा। ठीक है। लाइम और पोटैश और ह्यूमस। अगर इसकी बात करें कहाँ आपकी मिलेगी, आपकी गोवा के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, आसम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, दिल्ली, यूपी, एचपी, इधर आपको रेड सॉइल मिलेगी। देन आपकी होती है माउंटेनियस सॉइल, जो कि आपकी बेसिकली माउंटेन एरिया के पास मिलती है। ये अगेन जो सॉइल है आपकी एग्रीकल्चर के लिए तो बेस्ट होती नहीं, लेकिन फॉरेस्ट्री के लिए ये अच्छी होती है। ह्यूमस कंटेंट इसके अंदर काफी ज्यादा होता है। ये जो है आपको हिल स्टेशन के बाद दैट इज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसम रीजन के अंदर आपको मिलेगी। देन सेलाइन एंड एल्कलाइन, इसके अंदर जो है आपका सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि ये सेलाइन इन नेचर होती है तो सैलिनिटी इसमें हाई होती है, तो इसलिए ये किसी भी चीज के लिए अच्छी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये कहाँ देखने को मिलेगी? राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र एटसेट्रा। देन डेजर्ट सॉइल की बात करिए, आपके डेजर्ट रीजन में मिलेगी, दैट इज राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। और ये इसके अंदर लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए ये भी सूट नहीं होती है। लेकिन अगर इसको देखा जाए, ये जो सॉइल है किसके लिए अच्छी होती है? जैसे कि जीरो फाइट क्रॉप्स होती है ना, उनके लिए काफी अच्छी होती है। देन पीटी एंड मार्शी, जो कि सबसे ज्यादा एसिडिक होती है, लेटराइट से भी ज्यादा आपकी जो एसिडिक होती है वो पीटी और मार्शी सॉइल होती है।
जो कि आपकी राइस, ऑयल सीड, साइट्रस फूड जो खट्टे होते हैं, तंबाकू और शुगर केन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अगर ये देखें तो आपकी केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता होना चाहिए था सॉइल्स के बारे में। इसके हम ग्राफ भी देखते हैं, अगर मैं आपको ग्राफ से समझाना चाहूँ तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो सॉइल है वो क्या है आपकी एल्यूवियल सॉइल, आपको ग्रीन वाला रीजन मिलेगा। ये देखेंगे आप, सबसे ज्यादा आपको मिलेगा ये ग्रीन रीजन, देख रहे हैं आप, ग्रीन रीजन। देन उसके बाद ब्लैक सॉइल जो कि आपका डेक्कन लावा यानी डेक्कन प्लेटू के आसपास है। ठीक है, देन आपकी रेड सॉइल है जो कि आप देखिए छोटा नागपुर प्लेटू का एरिया जो कि इधर है आपका छोटा नागपुर प्लेटू, ये भी कवर करता है रेड सॉइल में। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आपको कुछ चीजें पता हो, और जो फॉरेस्ट सॉइल है वो आपकी हिली एरिया के अंदर देखने को मिलेगी। देन लेटराइट सॉइल आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के अंदर ज्यादातर देखने को मिलेगी। एंड एरिड सॉइल जो कि आपको राजस्थान के इस साइड पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 6 से काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इनमें से कौन सी लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? वाह, चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और भी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टॉपिक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी साइट है सबसे लार्जेस्ट होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ऑप्शन नंबर ए है भिराना, ऑप्शन नंबर बी बानवली, ऑप्शन नंबर सी चानूदारो, या ऑप्शन नंबर डी राखी गढ़ी। तो योर टाइम इज ओवर नाउ, चलिए देखते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आई थिंक सो यही आपका सही है, दैट इज राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा जो है वो पहली साइट है जो कि डिस्कवर हुई थी रवि रिवर के पास, इसे दयाराम साहनी जी ने करा था 1921 के अंदर। मोहनजोदारो आपकी अगली फेमस साइट है जो कि आपकी इंडस रिवर के पास डिस्कवर हुई थी आर डी बनर्जी द्वारा 1922 के अंदर। इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो आपकी वो है ढोलावीरा जो कि गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में, अलमगीरपुर यूपी में, लोथल गुजरात में, बानवली राजस्थान में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानूदारो, सुतका जेंडर, कोट डीजी और बालाकोट भी अगर देखें तो वो भी आपकी पाकिस्तान के अंदर ही डिस्कवर है। शोरतुगई देखें तो वो आपकी अफगानिस्तान में है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की बात करें तो डायंसिगर और पशुपति सील मिले थे। जो पशुपति सील जो थी ये आपकी 4 एनिमल से सराउंडेड थी जो कि बफेलो, टाइगर, राइनो और एलिफेंट से सराउंडेड थी। लार्जेस्ट साइट की बात करें, ये आप ऐड कर लेना नोट्स के अंदर कि लार्जेस्ट साइट है राखीगढ़ी, ओल्डेस्ट साइट है भिराना, और अगर यूनेस्को साइट पूछे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की है वो है ढोलावीरा जो कि गुजरात के अंदर है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने प्रेजेंट है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड ऑफ नेशनल इनकम। इनमें से कौन सा मेथड है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए नहीं यूज होता? सो तीन ही मेथड होते हैं, वो आप सभी को पता है। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग मेथड, ऑप्शन नंबर सी एक्सपेंडिचर मेथड, ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट मेथड, या ऑप्शन नंबर डी इनकम मेथड। इनमें से कौन सा मेथड इनकम, नेशनल इनकम निकालने के लिए यूज नहीं होता है? सो आंसर अगर हम देखेंगे तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैंकिंग मेथड। नाम से कोई मेथड ही नहीं होता जो कि हम नेशनल इनकम के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के सबसे पहले तो नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ द कंट्रीज फाइनल आउटपुट, पूरी कंट्री का जो फाइनल आउटपुट है सभी गुड्स का और सर्विसेज का जो कि एक साल में प्रोड्यूस हुआ है उसे कहते हैं हम नेशनल इनकम। यानी पूरे एक साल के अंदर जितने भी गुड और सर्विसेज का फाइनल आउटपुट की जो टोटल वैल्यू है उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को अगर हम मेजर करते हैं वो उसके तीन मेथड होते हैं, वो होता है एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रोडक्शन मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या होता है? इस मेथड के अंदर जो भी हमारी इनकम होती है, कब? जब फाइनल गुड और सर्विसेज को बेचने पे, इसके अंदर हम वो होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमें फाइनल गुड और सर्विस होते हैं उनका जो भी फाइनल प्राइस होता है जिस पे वो बेची जाती है, जब वो बिक जाती है, उस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंड, वो मेथड होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अभी हम शॉर्ट में समझ रहे हैं, अगर आपको डिटेल में समझना है इस मेथड को, इस नेशनल इनकम के टॉपिक को, तो आप वीडियो चैनल पे सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी नेशनल इनकम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देन इनकम मेथड होता है। इनकम मेथड जो है वो आपका जो भी नेशनल इनकम
द इनकम मेथड मेजर द नेचुरल इनकम फ्रॉम द साइड ऑफ पेमेंट मेड टू द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी आपको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता होगा, जो कि आपकी लेबर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनसे जो भी आपका इनकम जनरेट होता है, ठीक है, जैसे कि लैंड से आपको रेंट मिलता है, लेबर से आपको वेज मिलता है, देन कैपिटल से आपको इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये सब जो चीजें होती है, इन सबको कैलकुलेट करके अगर हम निकालते हैं इनकम, तो वो होता है इनकम मेथड। और प्रोडक्शन मेथड के अंदर होता है, नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन मेथड। इस मेथड के अंदर जो भी आपका गुड और सर्विसेज का फ्लो होता है, ठीक है, तो उसे मेजर करते हैं, तो वो होता है हमारा प्रोडक्शन मेथड, यानी हमने कितना प्रोड्यूस करा है। अगर हम उसके हिसाब से देखते हैं तो वो होता है हमारा प्रोडक्शन मेथड, और प्रोडक्शन मेथड को हम आउटपुट मेथड भी कहते हैं। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने प्रेजेंट है, दैट इनमें से कौन सा जो है ब्लॉक माउंटेन नहीं है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक माउंटेन, इसमें से कौन सा जो है ब्लॉक माउंटेन है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वांचल, ऑप्शन नंबर बी सतपुरा, ऑप्शन नंबर डी हिमालय, या ऑप्शन नंबर डी महाभारत रेंज। इनमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, ये आपको बताना है। सो ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सतपुरा इज अ टाइप ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन कैसा होता है, ब्लॉक माउंटेन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ऊपर नीचे इस तरीके से आपके ब्लॉक माउंटेन होते हैं। तो अगर आपको टाइप्स ऑफ माउंटेन पता होते तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता। चलिए, नहीं पता तो अब पता कर लेंगे। तो माउंटेन आपके 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है वॉल्केनिक माउंटेन। एज अ नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि जब आपको वॉल्केनो फॉर्म होता है। वॉल्केनो कब फॉर्म होता है, जब आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि एक दूसरी की तरफ आती है, तो क्या आपका होता है वॉल्केनो फॉर्म होता है। और जब आपका वॉल्केनो निकलता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका माउंटेन फॉर्म हो जाता है। यानी सपोज एक प्लेट इधर से आ रही, एक प्लेट इधर से आ रही, जब ये आपस में कोलाइड करेंगी तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ चले जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ऊपर चले जाएंगी दोनों प्लेट। तो इधर से क्या होगा, फिर नीचे से फिर आपका लावा बाहर इरप्ट होगा, और जब लावा बाहर इरप्ट होगा तो आपका क्या एक बन जाएगा, एक वोल्केनो टाइप आपका माउंटेन बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हिमालय इसी तरीके से आपके फॉर्म हुए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा गोंडवाना लैंड, ठीक है, पर्शिया लैंड, इनके बीच में टेथिस सी थी, फिर नीचे का सरफेस धीरे धीरे ऊपर गया, जब दो प्लेट्स कोलाइड हुई तो उस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। देन देखते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन आपके किस तरीके से होते हैं, फोल्ड माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन 2 और मोर अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स आर पुश टुगेदर। जब एक या दो से ज्यादा प्लेट्स आपस में पुश करती है, धक्का देती है एक दूसरे को, तो आपकी फॉर्मेशन होती है फोल्ड माउंटेन की। फोल्ड माउंटेन आप देखेंगे कुछ आपके इस तरीके से होते हैं, फोल्ड माउंटेन। और फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल देखें तो आपके क्या है, नीलगिरी, प्रसन्नाथ, गिरनार एंड राजमहल। ये जो हिल्स है ये आपकी फोल्ड माउंटेन्स की हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती हैं वो, कर्व्स के अंदर, डोम शेप। ठीक है, देन करते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन अभी मैंने बताया कि ब्लॉक माउंटेन कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हॉस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसे कहते हैं ग्रेबिन्स। यानी जो ऊपर होगा इसे कहेंगे हॉस्ट, और जो नीचे की तरफ होगा इसे हम कहेंगे ग्रेबिन्स। ठीक है, और इसके एग्जांपल देखें तो सतपुरा और विंध्या रेंज। सतपुरा और विंध्या रेंज क्या है, किसके एग्जांपल, आपके ब्लॉक माउंटेन्स के हैं। अगर आपको एग्जांपल पता होता तो आपका क्वेश्चन हो जाता। देन होता है रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन यानी through the erosion of elevated area residual mountain are formed. Alternatively such formation are called denudation or mountain of denudation. यानी ये किस तरीके से होता है कि जब आपका, यानी डेजर्ट वगैरह के अंदर आप देखेंगे रेजिडुअल माउंटेन में क्या होता है, जब आपका इरोजन होते रहता है, सॉइल का इरोजन होते रहता है, तो वो एक जगह जाके इकट्ठा होती रहती है। ठीक है, तो वो रेजिड्यू मटेरियल से, बचे कुछ मटेरियल से बन जाता है उस तरीके से आपका माउंटेन, और तो उसे हम कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन। और रेजिडुअल माउंटेन अगर देखें, ओनली known instance of an volcanic mountain is located on Barren Island and Andaman Sea. अगर एक, ये ज्यादातर तो है नहीं रेजिडुअल माउंटेन इंडिया के अंदर, लेकिन एक है जो कि बैरन आइलैंड, जो कि कहाँ है, अंडमान सी के अंदर है। और यही एक अकेला आपका एक्टिव वॉल्केनो भी है। ये आप याद रख सकते हैं, इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, वो है आपका बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान सी के अंदर है।
देन डोम माउंटेन जो कि आपके डोम शेप की उसके अंदर होते हैं। ये कब बनते हैं, यानी मैग्मा निकला अर्थ से लेकिन वो बाहर नहीं आ पाया, अर्थ के अंदर ही ठंडा हो गया। यानी ये अर्थ की अगर लेयर है तो नीचे नीचे ही क्या है आपका जो है वो मैग्मा जो है, जो लावा है वो आपका ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद जब जब ऊपर से मिट्टी हटती गई तो देखा कि ये जो है ना कुछ इस तरीके से सरफेस आपका ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, तो ऐसा लगता है स्वेलिंग हो गई है अर्थ के अंदर या अर्थ की मिट्टी के अंदर। तो इस तरीके से आपका डोम माउंटेन बनता है। और अगर इसके एग्जांपल देखें तो वो क्या है, केदार डोम पीक। केदार डोम पीक जो कि कहाँ है, आपकी गढ़वाल रेंज ऑफ हिमालयस के अंदर, जो कि उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छे से क्लियर होगा, काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। देन देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके काफी बार रिपीट होते हुए देखे हैं। तो 2011 सेंसस के मुताबिक मेल लिटरेसी रेट जो है इंडिया में कितना था, 81.4%, 82.14%, 83.14% या 84.14%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज सेंसस 2011 पे काफी ज्यादा आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 82.14%। चलिए सेंसस 2011 के बारे में कुछ और डाटा कलेक्ट करते हैं। सेंसस 2011 के मुताबिक जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे, आपकी बिहार के अंदर। बिहार के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूं जो कि लीस्ट पॉपुलेशन है, जहां पे वो है आपकी लक्षद्वीप। और स्टेट्स के अंदर बात करें जहां पे आपकी हाई पॉपुलेशन है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। यानी सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका 2011 सेंसस के मुताबिक उत्तर प्रदेश था। और लो पॉपुलेशन देखे तो वो थी आपकी सिक्किम में। सबसे छोटा स्टेट, सबसे छोटा तो नहीं कहेंगे क्योंकि गोवा है सबसे छोटा। देन सेक्स रेशियो की बात करें तो जिस स्टेट के अंदर हाईएस्ट सेक्स रेशियो थी वो थी आपकी केरला। और सबसे कम सेक्स रेशियो किस में थी, हरियाणा के अंदर। सेक्स रेशियो मीन नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, हर 1000 मेल के अंदर कितनी फीमेल है वो थी सेक्स रेशियो। तो अगर इस हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें वो थी केरला के अंदर, और लोएस्ट बात करें तो हरियाणा के अंदर। अगर लिटरेसी की बात करें तो लो लिटरेसी वाला स्टेट कौन सा था, बिहार, जो कि थी 63.82%। और हाईएस्ट लिटरेसी की बात करें वो थी केरला। केरला आज भी टॉप पे रहता है एजुकेशन के मामले में, और उधर का लिटरेसी रेट भी काफी अच्छा रहता है। मेल लिटरेसी की बात करें तो वो है आपकी 82.14%। और फीमेल लिटरेसी की बात करें वो है आपकी 65.46%। अगर ओवरऑल लिटरेसी देखेंगे तो वो है आपकी 74%। और सेक्स रेशियो अगर देखें तो कितनी है आपकी 940 फीमेल पर 1000 में। नंबर 11 आप सभी के सामने प्रेजेंट है, दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इनमें से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की किस सेक्शन के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिकॉग्नाइज किया गया था। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 6 पार्ट 2, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 10 पार्ट 1, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 12 पार्ट 2 या ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 8 पार्ट 1। इनमें से किस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिकॉग्नाइज किया गया था। ये आपका पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। और उधर से अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन ए पार्ट 1 इज द करेक्ट आंसर। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की अगर हम बात करें तो ये जो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये माउंट बैटन प्लान जो कि 3 जून 1947 को बनाया गया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5 जुलाई 1947 को पास हुआ था, इसके ऊपर बेस्ड है। ये जो माउंट बैटन प्लान था, इसे माउंट बैटन ने प्लान करा था, पहली बात तो इसलिए इसका नाम माउंट बैटन प्लान है। इसके तहत इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट का दर्जा मिल गया था। यानी अब इंडिया खुद रूल कर सकते हैं, खुद अपना जो कंट्री है वो चला सकते हैं, ब्रिटिशर्स की कोई जरूरत नहीं है। इस एक्शन के बाद, इस प्लान के बाद दो डोमिनियन या कह सकते हैं दो अलग कंट्री बन गई थी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। और जो लाइन इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती थी उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, जो कि आपसे काफी बार
आपसे सवाल में पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। कौन सी लाइन थी इंडिया और पाकिस्तान को जिसने सेपरेट करा, वो थी रेड क्लिफ लाइन। अब ये जो प्लान था, इसके तहत ये कहा गया था कि जितनी भी इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वाइसरॉय या गवर्नर जनरल की जितनी पोजीशन है, इन सबको खारिज कर दिया जाएगा। और इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये एम्पावर किया था कि दोनों डोमेनियन जो कि इंडिया और पाकिस्तान है, वो अपनी मर्जी से अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। इसने प्रिंसली स्टेट्स को भी ये सहूलियत दी थी, ये फ्रीडम दी थी कि दे कैन ज्वाइन ईदर ऑफ द टू डोमेनियन, इंडिया पाकिस्तान में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ठीक है, हालांकि आज के टाइम पे कोई इंडिपेंडेंट स्टेट है नहीं, लेकिन उस टाइम पे बोला गया था कि इट दे कैन बी रिमेन इंडिपेंडेंट। और द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। आई होप सो आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी और काफी कुछ चीजें आपने इस क्वेश्चन में नई देखी भी होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सी कमेटी ने फंडामेंटल राइट को इंक्लूड करने की रिकमेंडेशन दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आप काफी बार देखेंगे। ऑप्शन ए कहता है तारापुरे कमेटी, ऑप्शन नंबर बी दैट इज राधा कृष्ण कमेटी, ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता कमेटी, या ऑप्शन नंबर डी स्वरण सिंह कमेटी। ये भी अगेन आपका पॉलिटी का पार्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप देखेंगे, जिसको ये आंसर नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत पता होगा कि राधा कृष्ण कमेटी ने यूजीसी की रिकमेंडेशन दी थी और बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज की दी थी, तो ए और डी में से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज मैं आपको बताता हूं ताकि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो आंसर हमने देख लिया, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज देखे तो वो है एक आपकी सी रंगराजन कमेटी, जिन्होंने जो पॉवर्टी की मेजरमेंट है, जो उसका मेथड है पॉवर्टी मेजर करने का, उसकी रिकमेंडेशन दी थी, उसका रिव्यू करा था। कालेकर कमेटी ने टैक्स स्ट्रक्चर का रिफॉर्म किया था। कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने एजुकेशनल सेक्टर में रिफॉर्म करा था। नरसिम्हा कमेटी जो कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स करा था, जिनकी रिकमेंडेशन दी थी। राधा कृष्ण कमेटी, इन्होंने यूजीसी दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप काफी बार सुनते होंगे, ठीक है, तो उसकी स्टैब्लिशमेंट राधा कृष्ण कमेटी ने की थी। देन सचिन तेंदुलकर कमेटी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन का फॉर्मूला दिया था या सजेस्ट करा था वे। देन सरकारिया कमीशन ने सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की रिकमेंडेशन दी थी। शिवरमन कमेटी देखे तो इन्होंने नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बलवंत राय मेहता, जिन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की थी। और एक आपने स्वरण सिंह कमेटी तो इधर से कर ही ली है, जो कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए रिकमेंड करा था इन्होंने। तो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। आई होप सो आपको काफी कुछ चीजें इस क्वेश्चन से पता होगी, आप इसे स्टॉप करके लिख सकते हैं। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, कि इंडिया में कितने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जिनकी 2 से ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का है, अगर आपको मैप हल्का बहुत भी याद होगा ना, तो आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम आंसर देखेंगे, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4 स्टेट्स या टेरिटरीज हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो अगर वो स्टेट्स की बात करें तो वो कौन से हैं आपके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड वेस्ट बंगाल। अगर सिक्किम की बात करें तो वो कहाँ शेयर करता है, भूटान से, नेपाल से एंड चाइना से। अरुणाचल प्रदेश की इसी तरीके से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो चाइना से, देन भूटान से, आई थिंक एंड म्यांमार से, इन सब से ये शेयर करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 स्टेट है जो कि आपके शेयर करते हैं। आप इंडिया मैप निकालिए, उसके अंदर देखिए, आपको काफी कुछ चीजें याद होंगी। तो ये जो कंट्रीज है, ये 3 बाउंड कंट्रीज को शेयर करते हैं ये स्टेट। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स है, और इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, 7th नंबर पे है लार्जेस्ट कंट्री। इसमें टोटल जो 17 इंडियन स्टेट्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करते हैं, और इंडिया जो है वो 7 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर उसमें से बात करें तो कौन कौन से वो कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो है बांग्लादेश, चाइना, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान एंड म्यांमार। और अगर सी बॉर्डर देखें तो वो कौन कौन से हैं, वो है मालदीव, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया।
तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इंडिया के सी बॉर्डर किस किस को शेयर करते हो। 3 कंट्रीज है, मालदीव, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। और टोटल कंट्रीज की बात करें तो टोटल है 7। इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 7,517 किलोमीटर है। याद रहे इक्वेटर जो है वो 13 कंट्रीज से तो पास करता है, लेकिन इंडिया से पास नहीं करता। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इक्वेटर है वो इंडिया से पास नहीं करता, इंडिया से जो पास करता है वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 8 स्टेट से पास करता है। देखा ना, नई चीज सीखने को मिली। तो ये आपका 6-7 का कंसेप्ट है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो। इंडिया जो है, इंडिया से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इक्वेटर पास नहीं होता। और वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से पास होता है। अगर आप कुछ बताना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये 8 स्टेट्स के नाम जरूर बताइए, ताकि बाकी बच्चों को हेल्प होए कि किन किन के साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है वो किन किन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। देन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म ऑफ मेघालय। इनमें से कौन सा डांस फॉर्म मेघालय का है? ऑप्शन ए लाहो, ऑप्शन बी चीरो, ऑप्शन सी दलखाई या ऑप्शन नंबर डी रंगमा। इनमें से कौन सा डांस फॉर्म मेघालय का है? इस टाइप के क्वेश्चन में काफी बच्चों को दिक्कत रहती है, मैं मान सकता हूँ, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि याद तो नहीं होते, लेकिन हम क्या कर कोशिश कर सकते हैं कि कुछ स्टेट्स के हम कुछ नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वही करेंगे और देखते हैं इसका आंसर होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाहो, जो है वो मेघालय का डांस फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए कुछ स्टेट्स और उनके डांस फॉर्म देखते हैं। तो देखते हैं हरियाणा के कुछ डांस फॉर्म, जो कि है झूमर, फग, डफ, धमाल, गूगा एंड खोर। हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन सही ना जा रहे हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो देन तमिलनाडु के आप कुछ याद रख सकते हैं, जो कि भरतनाट्यम, कूमी, कोलात्तम, कावड़ी। देन उत्तराखंड में आप देख सकते हैं घरवाली, जोरा, कुमाऊनी, रासलीला। देन मिजोरम के अगर हम देखें तो चीरो डांस जो है मिजोरम का है। देन खुल्लम। देन मेघालय देखें तो कासरसुक, माइनसीम, नोंगक्रेम। देन लाहो। नागालैंड के अगर आप देखें तो नागालैंड पे काफी क्वेश्चन आता है, तो रंगमा, बैम्बू डांस एंड आई थिंक सो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो भी शायद नागालैंड का ही होता है। देन त्रिपुरा के अंदर देखें तो होजागिरी। तो कुछ नाम आप याद रख सकते हैं जितने आपको होए। ठीक है, मैक्सिमम आप 5-6 तो याद रखने की कोशिश करिए। देन बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम देखेंगे अपना बम्पर बोनस क्वेश्चन, जिसका हम बाद में देखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने प्रेजेंट है, दैट वेयर वाज द इंडियाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्काईवॉक ब्रिज इनॉग्रेटेड। इनमें से इंडिया का जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्काईवॉक ब्रिज है कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था, कहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ था? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी मुंबई। एक्चुअली ये क्वेश्चन काफी बार आपसे पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, इसलिए मैं ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है कि कहाँ पे जो है इंडिया का जो लॉन्गेस्ट स्काईवॉक ब्रिज है इनॉग्रेट हुआ है। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चेन्नई। बिकॉज तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन ने इसका इनॉग्रेशन किया था, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्काईवॉक ब्रिज है। ये 570 मीटर इसकी लेंथ है और 4.2 मीटर इसकी विड्थ है। चलिए बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की तरफ, जिसके लिए आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है। इसको आप ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आता आंसर तो आप जो मेरी मॉक टेस्ट सीरीज है मैथ की, उसे जरूर देखिए, उधर से आपको ये क्वेश्चन करने के लिए हेल्प जरूर मिलेगी। तो क्वेश्चन कहता है कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो सॉलिड सिलेंडर का है उसका सम आपको गिवन है 2068 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन जो बेस का रेडियस है वो आपका 14 सेंटीमीटर गिवन है। देन आपको बोल रहा है हमें वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का। ऑप्शन ए कहता है 2926 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी 2861 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी 2760 सेंटीमीटर क्यूब या ऑप्शन नंबर डी 2550 सेंटीमीटर क्यूब। सो सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।